नए इनिशिएटिव लिए इंटरलिंकिंग में। 1980 से बात चल रही थी इंटरलिंकिंग की। 2 साल के लिए सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसने 30 लिंक शॉर्ट लिस्टेड किए। उसके बाद यूपीए की सरकार सो गई उसके ऊपर चादर बिछा के, और जब हम आए तो मैंने निकाला धूल खा रही फाइल को। फिर पंचेश्वर शुरू हुआ सबसे पहले, केन बेतवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ, फिर दमन गंगा पिंजाल पार तापी नर्मदा, फिर इसके बाद पार्वती काली सिंध, फिर और भी अन्य प्रोजेक्ट्स पे बातचीत शुरू हुई और हम बहुत आगे बढ़ गए। और जैसा कि पहला जो हमारा इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इसी 1 वर्ष के अंदर शुरू हो जाएगा, केन बेतवा लिंक का। इसमें जो एक दुखद बात हुई है, क्योंकि ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन सरकार भी तो राजनीति से ही आती है, दुखद बात यह हुई है कि पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजाल पर जो राजनीति की है विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में, वो बहुत दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के दबाव में महाराष्ट्र का पानी गुजरात जा रहा है। उनने इसको बताया ही नहीं कि दमन गंगा पिंजाल में हम गुजरात का पानी मुंबई के लिए ला रहे हैं, लगभग 50 साल के लिए ड्रिंकिंग वाटर ला रहे हैं, इसको दबा दिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि महाराष्ट्र का जो पानी गुजरात के उपयोग में आ रहा है वो पानी महाराष्ट्र के उपयोग में आ ही नहीं रहा है, वो पानी तो समुद्र में जा रहा है, अभी वो पानी तो वेस्ट हो रहा है। उसी पानी का मैनेजमेंट करके हम उस पानी को पार तापी नर्मदा के रूप में एक लिंक हमारा है जो निर्मित हो रहा है। आधी बात दबा दी और आधी बात खोल दी। इसलिए मैं माननीय सोनिया गांधी जी से, वो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष हैं, और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आग्रह करूंगी कि जब वो कहेंगे मैं उनके सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हूं, ताकि वो अपनी पार्टी के नेताओं को एजुकेट कर सकें कि दमन गंगा पिंजाल क्या है और पार तापी नर्मदा क्या है, और इस पे वो ऐसी थोथी राजनीति ना करें जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करे। सिद्धांत विहीन नकारात्मक आलोचना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विकास की प्रक्रिया को बाधित कर दे। हमें कोई कठिनाई खड़ी हो जाए तो हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट में और प्रोग्रेसिव जो हमने प्लान लिए हों उसमें झूठी बेबुनियाद बातें फैला करके और हमें सफाई के कॉर्नर पर खड़ा करना देश के विकास की प्रक्रिया को ही नुकसान करेगा। नमामि गंगे के लिए 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ, जिसमें पुरानी लायबिलिटीज पूरी करने में और उनको इफेक्टिव बनाने में, वो लायबिलिटीज ऐसे नहीं है कि हमारे ऊपर बोझ है, उस पर अभी तक लगभग 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं। उस पर अगर हमने 7,000 करोड़ और खर्च कर दिया तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे, और वो इतने इफेक्टिव हो जाएंगे, वो फास्ट ट्रैक में इफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए शेष 12,000 करोड़ का नया प्रोजेक्शन है जिसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और आपसे कभी जल्दी शेयर भी कर लेंगे। इसमें भी मुझे एक बात कहनी है कि मैंने सुना कि एक कांग्रेस के बड़े नेता के मुख से कि हमारा सेफरन एजेंडा है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, और मैं फिर सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुलायम सिंह जी, जितने भी प्रमुख विपक्ष के नेता हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको मैं प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हूं कि नमामि गंगे क्या है। ये तो गंगा की इकोनॉमी है जिस पे 50 करोड़ से ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, जिस पर खेती हो रही है, जिस पर बुनकर, जुलाहे, जिस पर मछुआरे, किसान पर आधारित उद्योग, किसानी पर आधारित उद्योग, किसानों के परिवार। इस देश के 5 राज्य, उसमें से 2 सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, उनकी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये गंगा इकोनॉमी है, और इसको सेफरन एजेंडा कहना यानी सिद्धांत विहीन आलोचना करना। और इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं इसका भी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हूं, मैं उनके घर पे जाने के लिए तैयार हूं, ताकि माननीय श्रीमती गांधी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी के नेताओं को समझा सकें, एजुकेट कर सकें कि नमामि गंगे 50 करोड़ लोगों के रोजगार का साधन है। गंगा पर आस्था का प्रभावी पक्ष इसलिए प्रभावी लगता है क्योंकि लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा की जो इकोनॉमी है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक लोगों को रोटी और रोजगार दे रही है। और इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी मैं आग्रह करूंगी, एक बात जो बार बार सामने आई, जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, कब दिखेगा। अगर क्यों नहीं हो रहा, कब दिखेगा करेंगे ना, तो वही होगा जो 29 सालों में हुआ है, कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर सब बह जाएगा। इसलिए करना ऐसे है कि दिखे और बहुत लंबे समय तक परिणाम देता रहे। इसलिए 29 साल की तुलना में कम से कम हमें 29 महीने तो दे दीजिए, और मैंने तो 24 महीने ही मांगे हैं। 2016 अक्टूबर तक आते आते हम निर्मलता का पहला फेज आपको दिखा देंगे। हमने इस 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्शन तैयार किया है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये हुआ कि जब गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बैठक हुई पहली अक्टूबर में, 27 अक्टूबर को,
उसमें कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट हुआ, हमारी धारणा को समर्थन किया राज्यों ने और भारत सरकार के 7 मंत्रालयों ने। उस धारणा के समर्थन के बाद हमने ईएफसी नोट की तैयारी की। उस ईएफसी नोट की तैयारी के बाद जब 6 जनवरी को मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन किया और तब हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उनको कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर हमने इस राशि में, जो नमामि गंगे की राशि है, अगर इसमें राज्य की मैचिंग ग्रांट के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे तो ये फिर डिले होगा, क्योंकि राज्य अगर मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाएंगे और हमें प्रोजेक्ट राज्यों के थ्रू ही लागू करने होंगे तो परिणाम ये निकलेगा कि फिर डिले होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री को निर्देश दिया कि इसको 100% कर दो और सेंटर सेक्टर्ड कर दो। अब राज्यों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जिस नाले पे हमें काम करना है वहां की जमीन भर हमें चाहिए है। और उसका परिणाम निकला कि ईएफसी फिर रिव्यू हुई, क्योंकि पहले की जो ईएफसी थी वो पुराने फंडिंग पैटर्न में चली गई थी, 70-30 में, 50-50 में, 90-10 में, अलग अलग प्रकार से चली गई थी। अब जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर तेजी से काम करना है तो 100% फंडिंग नमामि गंगे की कर दो स्कीम की, कि हमें राज्य से कोई भी पैसा नहीं चाहिए, खाली उनका कोऑपरेशन चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सहयोग चाहिए, और जहां नाले होंगे और कोई ऐसा निर्माण होगा वहां भूमि चाहिए। तो इसके लिए वापस हमको फिर 1-1.5 महीने का डिले हुआ, क्योंकि अगर ये 1-1.5 महीने का डिले हम नहीं करते, आज मैं आपसे बहुत दिल खोल के बात कर रही हूँ, तो सालों का डिले होता, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई वाली हालत हो जाती है। फिर अगर हम राज्य की मैचिंग ग्रांट का वेट करते तो कानपुर का, मुझे आज तक याद है कि कानपुर का सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट का 25% नहीं देने के कारण 4 साल से प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि अगर जल्दी परिणाम दिखाने हैं तो आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारा अम्ब्रेला बनिए। और अंत में निर्देश उनका हुआ, जिसके कारण 2-3 महीने का डिले हो गया पूरी बात में। वो डिले 2-3 महीने का डिले 5 साल के डिले को बचा के ले गया, बल्कि कई चीजें तो ऐसी होती जो कभी हो ही ना पाती। और अंत में 100% फंडिंग की तय हुई और फिर कैबिनेट नोट गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना हम एक चवन्नी भी प्री इन्वेस्टमेंट में खर्च नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितनी भी स्कीम थी वो सब नई थी, और जो पुरानी स्कीम थी वो या तो वर्ल्ड बैंक की थी या जायका की थी, और उन स्कीम के पैटर्न तय थे कि उसमें क्या हो सकता है। उसमें सिर्फ एसटीपी बन सकते थे, पुराने एसटीपी जो बन रहे थे उनके लिए फंड रिलीज हो सकते थे। लेकिन तैयारी हमने पूरी की हुई थी कि जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी होगी हम तुरंत काम शुरू कर देंगे, और काम के डिटेल हमने नवंबर से ही काम करना शुरू कर दिया था। जैसे नीरी को वाटर टेस्टिंग के लिए हमने एंगेज कर रखा था, एफआरआई को गंगा और यमुना के किनारे के पेड़ों के लिए हमने एंगेज कर रखा था, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट दिसंबर में ही ले लिया कि वो हमको 4 इको टास्क फोर्स की बटालियन देंगे। इकोलॉजिकल फ्लो के लिए हमने कमेटी तैयार रखी, सैंड माइनिंग के लिए हमने कमेटी तैयार रखी, एसटीपी की दुनिया की कितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है उनको हमने बुलाया, और उस टेक्नोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हमने एक कमेटी तैयार रखी, जिसमें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, आईआईटी कंसोर्टियम के कन्वीनर और नीरी के डायरेक्टर और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जिसमें रहे। यानी गंगा की हर तरह की प्लानिंग की हमने पूरी तैयारी रखी। बस इतना ही था कि हमें उनके पेमेंट तब कर पाने थे जब कैबिनेट का नोट मंजूर हो जाता। कैबिनेट के नोट में जो डिले हुआ वो ईएफसी के द्वारा रिव्यू के लिए हुआ, और ईएफसी का जो दोबारा रिव्यू हुआ वो इसलिए हुआ कि वर्षों के काम हफ्तों में किए जा सके और राज्यों से पैसा मांगने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। और इसी का परिणाम निकला है कि हम बहुत तेजी के साथ रिजल्ट दिखा सकते हैं। सो मैं फिर से मीडिया से भी अनुरोध करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने गंगा के मामले में बहुत संयम और धैर्य का परिचय तो दिया है, और मेरे साथ आपने बड़ी गम खाई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें पूरा संरक्षण दिया है। और हमारे जो एक्सपर्ट मेंबर हैं, जो देश के माने हुए या तो वैज्ञानिक हैं, या माने हुए विधिवेत्ता हैं, या माने हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स हैं। वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और हमारी मिनिस्ट्री के जो चीफ एडवाइजर हैं वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के ही पूर्व सेक्रेटरी रहे, वो प्लानिंग कमीशन में रहे, और बहुत लंबे समय तक कई सरकारों के एडवाइजर रहे, उनका भी अम्ब्रेला है। और हमारे अधिकतर अधिकारी काफी वरिष्ठ हैं। और हमने जो एक नई टेक्निक अपनाई, मैं आपको बताऊंगा, आपने हमारे दौरे कम सुने होंगे विदेश के। अभी जो डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि हमने 3-4 देश चुने हैं, मुझे सारे देशों ने निमंत्रण दिया, लगभग 40-50 ने। हमने शॉर्ट लिस्टिंग करी 3-4 की। कम पानी में ज्यादा सिंचाई इजराइल, पूरा रिवर बेसिन मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया, नदियों पे हर तरह की चुनौतियों का सामना करने वाली नदियों के देश जर्मनी और इंग्लैंड, थेम्स एंड राइन। अब इसमें टीमें जाएंगी, और टीमें कौन जाएंगी? मैं और एमओएस साहब नहीं जाएंगे, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं जाएंगे, नए लड़के और लड़कियां यहाँ जाएंगे, बिल्कुल जवान, उमंग और फुर्ती से भरे हुए लड़के और लड़कियां होंगे। ये टीमें जाएंगी यहाँ पर, ये देख के आएंगी और फैल जाएंगी फिर नहरों के किनारे।
पे लोगों को ये बताने के लिए कि कम पानी में ज्यादा सिंचाई कैसे हो, ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट कैसे हो, ये फैल जाएंगे इस बात के लिए कि प्रदूषण युक्त नदियां कैसे बनाई जाए, और ये लोग फैल जाएंगे इन बातों के लिए कि रिवर बेसिन मैनेजमेंट कैसे हो। और इन लड़के और लड़कियों को हम ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्दी इन 3-4 देशों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पूरे गर्व और संतोष के साथ कह सकती हूं कि इस 1 साल में, हाँ ये है कि हमारे पास टीआरपी वाली कोई बात नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था, धरने प्रदर्शन नहीं थे, काले झंडे नहीं थे, पुतला दहन नहीं था, ये सब नहीं था। मैंने कहा ना, पानी का मंत्रालय है, ठंडा है, शीतल है, हम तो आपकी प्यास बुझा देते हैं, आपको शांत कर देते हैं, मतलब खुद भी शांत रहते हैं और आपको भी शांत कर देते हैं। ये तो आग को बुझाने वाला मंत्रालय, आग लगाने वाला तो है नहीं। और इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं कि उनने मेरा भरोसा किया, और मुझे एक ही बात की चिंता रहती है कि वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करती हूं, मैं उनको 1973 से जानती हूं, वो जैसे है वो बिल्कुल वैसे ही है, वो बनते बिल्कुल नहीं है। उनका हृदय बहुत नम्र और सरल है, और वो हमारी कठिनाइयों को चुटकियों में समझते हैं, वो चुटकियों में उसका समाधान कर देते हैं। वो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी मैंने उनसे इंटरलिंकिंग और अन्य चीजों पर भी चर्चा की, उस पर भी उनका पूर्ण संरक्षण रहता है। सो एक बार फिर से मैं मीडिया के जनों का वास्तव में दिल से, मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सच्ची में आपका आभार व्यक्त करती हूं कि पूरे 1 साल आपने बहुत धैर्य से मेरा साथ दिया है, बहुत गम खाई है। एक बुजुर्ग को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है, मरदा होने का तो लेते हैं सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं कि बच्चों को इंश्योरेंस मिल जाती है, लेकिन जिंदा होने का भी देना पड़ता है। तो वी हैव डन अवे विद दैट।